बड़े बड़ाई ना करे बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। सर आज ये दोहा क्यों? ये दोहा इसलिए कि आपकी वैल्यू क्या है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जब जब ज़रूरत पड़ेगी आपकी वैल्यू का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, किसी भी बिजनेस में जो एसेट्स होती है, जो लाइबिलिटीज होती है, वो हम बुक वैल्यू पे कंटिन्यू करते हैं। एसेट्स को हम कॉस्ट प्राइस से कंटिन्यू करते चलते हैं। एक फिक्स एक रेट होती है जिससे हम डेप्रिसिएशन जो है चार्ज करते रहते हैं, कम करते रहते हैं। बट जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, तो बिजनेस का एक सर्टेन पार्ट जो है वो बेसिकली सेल कर दिया जाता है। उस सिचुएशन में बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू जो है वो पता करनी हमें ज़रूरी होती है। तो वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है कुछ पुरातत्व विभाग की, जो हमें बता सके कि हमारी एसेट्स की जो है वो क्या वैल्यू है, क्या वैल्यू बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए, बुक वैल्यू से ज़्यादा है या कम है। ये टॉपिक ऑल्दो हम चेंज बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में देख चुके थे, बट यहाँ पे एडमिशन ऑफ पार्टनर में वापस हम आज बात करने वाले हैं किसकी? रिवैल्यूएशन की। तो यहाँ पे सर कुछ डिफरेंट होगा क्या? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पे आप क्या पढ़ाओगे? कुछ ही नहीं, बस रिवाइज करवाऊंगा। रिवाइज करवाने के साथ साथ क्या हुआ था, चेंज बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में जो चेंज इन पीएसआर बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हमने देखा था, वहां जब हमने रिवैल्यूएशन की बात की थी तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शंस नहीं लिए थे। इट मीन्स प्रॉब्लमेटिक बोलूंगा मैं, कॉम्प्लिकेटेड तो कुछ होता ही नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड क्या होता है? जो आपको नहीं आता वो कॉम्प्लिकेटेड है, जो आ गया समझ में वो क्या है? ईजी है। इट मीन्स दुनिया में कुछ भी हार्ड या इजी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करती है चीज़ें। तो यहाँ पे कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शंस की हम बात करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं कहूँगा मैं। बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं रिवैल्यूएशन में बेसिकली होता क्या था। हमें पता है सर, एसेट्स का जो बैलेंस था ना वो क्या होता है? डेबिट। तो एसेट्स को अगर हमें बढ़ाना हो और डेबिट कर दो, एसेट्स को अगर कम करना हो तो बेटा क्रेडिट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लायबिलिटीज का जो बैलेंस होता है, लायबिलिटीज का बैलेंस होता है बेटा क्रेडिट। अगर लायबिलिटीज को आप इंक्रीज करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मुझे लायबिलिटी को किसी रीजन से कम करना है, तो लायबिलिटी को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके थे। अब वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि किसी एसेट्स या लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी है। ये आपको पता चल गया। सेकंड जो आपका अकाउंट चलता है वो चलता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक कॉम्प्लीमेंट्री अकाउंट आप ओपन करके चलते हो, कौन सा? रिवैल्यूएशन। तो एसेट्स को बढ़ाने से, कम होने से जो भी इंपैक्ट है अपोजिट साइड में किस में जाता रहेगा? रिवैल्यूएशन में। ऐसे ही लायबिलिटीज को कम या ज्यादा करने का जो इंपैक्ट है वो किस पे आ जाएगा? रिवैल्यूएशन पे। लास्ट में रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलेगा भाई साहब इतना नुकसान इतना फायदा, कुल मिला के फायदा बचा या नुकसान बचा, दोनों का बैलेंस। और वो कहाँ ट्रांसफर कर देता है? इन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके साथ के साथ एक शॉर्टकट जुगाड़ भी हमने देखा था कि जब रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बना रहे हों, ठीक है, तो फायदे जो है, प्रॉफिट जो है वो कौन सी साइड जाने चाहिए? क्रेडिट साइड में। और प्रॉफिट क्या होते हैं? अगर आपकी एसेट्स बढ़ रही हो तो फायदा है, एसेट्स अगर कम हो रही हो तो नुकसान है, लायबिलिटीज अगर बढ़ रही है नुकसान है, लायबिलिटीज अगर कम हो रही है तो फायदा है। भाई बात समझ में आई? ये दोनों फायदे हैं। फायदे की बात इधर होगी, नुकसान की बात इधर होगी। लास्ट में अल्टीमेटली फायदा या नुकसान जो है हम पता कर लेते हैं। तो हमने बेसिकली इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज भी देखी थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी देखा था। आज की क्लास में हम क्या करेंगे? कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन, ठीक है, थोड़ा सा एडवांस ट्रांजेक्शन जो है उनकी हम बात करेंगे। लेकिन ट्रांजेक्शन स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक इजीली ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, प्लीज़ 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 जाइए और फटाफट इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, करना क्या होगा? मोबाइल नंबर डालिए, उसके अलावा बाद में रजिस्ट्रेशन करवाइए। रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे क्या ध्यान रखना है? लोकेशन ऑन रहनी चाहिए। OTP आएगा, वेरिफिकेशन कीजिए, यहाँ पे कोर्स ऑप्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको दो बेनिफिट मिलेंगे। दो बेनिफिट क्या मिलेंगे? एक तो ये जो क्लासेज आपकी चल रही है ये तो आपको ऐप से मिलेगी, वहाँ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? शिखर 2.0 जो है वो ऑप्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप CBSE सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, CBSE अगर आप कोर्स सेलेक्ट करते हैं तो यही कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा, और वो भी छोटे छोटे पार्ट्स में बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। एक बार जाके क्लासेज यहाँ पे जरूर देखना, आपको पक्का मजा आ जाना है। ठीक है, उसके बाद सर
पैसा वैसा बेटा कुछ ही नहीं, 10,000 के आसपास आपको पैसा खर्च करना है, लेकिन हम 1 रुपया भी आपसे नहीं ले रहे हैं। जब पेमेंट की बारी आए तो आपको एक कूपन कोड अप्लाई कर देना है यहाँ पे, फ्री इजीली। क्या कर देना है? फ्री इजीली। फ्री इजीली वहाँ पे टाइप कर दीजिए, आपके लिए ये कोर्स जो है कंप्लीटली एब्सोल्युटली फ्री हो जाना है। चलो अब बात करते हैं। हम बात कर रहे थे सर रिवैल्यूएशन की, ठीक है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, और आपने बात की कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस की। तो पहला जो स्पेशल ट्रांजैक्शन है बच्चा मैं आपके लिए लेके आया हूं ये वाला, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%। बुक वैल्यू कितनी है? 54,000। देखो जब भी बात आए ना बुक वैल्यू की, बुक से मतलब क्या है यहाँ पे? बुक से मतलब है बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट में आपका जो स्टॉक है वो 54,000 है, और क्वेश्चन नीचे आपसे कहे स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%। तो यहाँ पे बच्चा क्या करता है? ठीक है 10% बढ़ा देते हैं। हम क्या करते हैं सर, जो बुक वैल्यू है 54,000 उसका 10% लिख दो, चाहे 10/100 लिख दो, ऐसे कर देते हैं। नहीं बेटा ये जो है बिल्कुल गलत है, ये गलत है। आपको क्या बोला गया है? स्टॉक इज अंडर वैल्यूड एट 10%, ठीक है, बाई 10%। 10% से अंडर वैल्यूड है ये, इट मीन्स ये जो 54,000 है ना मेरे बच्चे, ये 54,000 जो है ये 100% नहीं है, ये 90% ही है। ये कितना परसेंट है? 90% है। ये 90 है तो 10 कितना होगा? तो 10 हो जाएगा सर, पता कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 10 कितना हो जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका 6,000 आई थिंक, ठीक है। तो 54,000 को आप डिवाइड कर देंगे 90 से, इंटू कर देंगे आप 10, तो 54,000 डिवाइड बाई 90 इंटू 10, 6,000। ये कितना आ जाता है? 6,000। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 6,000 से स्टॉक को बढ़ाना पड़ेगा। तो आपकी जो एंट्री आएगी वो आएगी स्टॉक, क्योंकि एसेट है, एसेट को बढ़ाने के लिए हमें करना होता है डेबिट, टू हम कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, बाई ₹6,000। अब आपका जो स्टॉक है उसकी वैल्यू बताइए सर। 54,000 ऑलरेडी था, 6,000 आपने इंक्रीज कर दिया, तो 54 + 6 कितना हो गया? 60,000। तो अब नई बैलेंस शीट में आपका स्टॉक कितना दिखेगा? 60,000 से। तो ये बात समझनी है आपको, लैंग्वेज समझनी है। जब भी ऐसी सिचुएशन हो स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%, इट मीन्स एग्जिस्टिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो 90% है। ये 90 है तो 10 कितना होगा हम ऐसे पता कर लेंगे, या फिर हम यहाँ पे सीधा 100 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 60,000 आता, कितना आता? 60,000। तो टोटल रियल वैल्यू स्टॉक की 60,000 है, 60,000 का 10% कितना होता है? 6,000। 6,000 माइनस करने पे कितना बचता है? 54, वो क्या है? 90%। तो यही तो बोल रहा है ये। तो यहाँ पे समझने में आपसे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे जो स्पेशल ट्रांजेक्शन है आपका, बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज टू 5 लाख। बुक वैल्यू कितनी है? 4 लाख। बुक वैल्यू से मतलब बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में आपकी जो बिल्डिंग है उसकी वैल्यू है 4 लाख। अब यहां पे 5 लाख रुपए तक बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। कहां तक? 5 लाख रुपए तक। एक तो होता है 5 लाख से बढ़ाओ, 5 लाख से बढ़ाने का मतलब तो 4 + 5 कितना हो गया? 9 लाख हो गया। यहाँ पे क्या बोल रहा है? इसको इंक्रीज कीजिए, कहाँ तक? 5 लाख रुपीज तक। इट मीन्स 4 लाख तो ऑलरेडी है, ठीक है। इसको बढ़ाना है आपको, कहाँ तक बढ़ाना है? 5 लाख रुपीज तक। तो कितने से बढ़ाना है बच्चा? तो यहाँ पे सर 1 लाख रुपए आ जाता है। कितना आ जाता है? 1 लाख। तो आपको जो अकाउंटिंग करनी है वो करनी है बाई ₹1 लाख। तो यहाँ पे पहले आप देखेंगे बिल्डिंग अकाउंट DR बाई ₹1 लाख टू वही अपना कॉम्प्लीमेंट्री अकाउंट रिवैल्यूएशन, ठीक है। ये आ जाता है बीच बीच में कि जो भी कुछ है ना फायदा नुकसान वो मुझे दे दो। तो एसेट को बढ़ाया, फायदा हुआ ना, देखो रिवैल्यूएशन एंट्री में क्या हो गया? क्रेडिट। अब अकाउंट जब बनेगा तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में पोस्टिंग चली जाएगी, इट मीन्स फायदे की बात यहाँ पे हमने कर ली है। 4 लाख ऑलरेडी थी, 1 लाख से हमने डेबिट कर दिया। अब आपकी बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो गई है? 5 लाख रुपए। यही तो क्वेश्चन चाहता था आपसे कि बढ़ाइए, कहाँ तक लेके जाओ इसको? 5 लाख रुपीज तक। तो यहाँ पे ये बात समझना आप, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2 का मतलब क्या है यहाँ पे? तक,
ठीक है, 5 लाख रुपए तक लेके जाना है, और यहीं पे होता बाई रुपीज 5 लाख। तो यहाँ पे मतलब होता है कि बिल्डिंग को आप, बिल्डिंग की जो रिवैल्यूड प्राइस है वो 9 लाख रुपए है। कितनी है? 9 लाख रुपए। इसलिए ये स्पेशल ट्रांजैक्शन है। टू और बाई ऐसे कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनमें बच्चा परेशान हो जाता है, अर्थ का अनर्थ कर देता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है बेटा। जो आसान टॉपिक आपको लग रहा है रिवैल्यूएशन, वो आसान नहीं रह जाएगा आपके लिए अगर आपको यही नहीं समझ में आया कितने से बढ़ाना है और कितने से कम करना है। तो ध्यान से देखें इन चीज़ों को, इन सारे ट्रांजेक्शन को। ट्रांजेक्शन नंबर 3 यहाँ पे हमसे कह रहा है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज टू 5 लाख। बुक वैल्यू कितनी है? 4 लाख। तो ये तो ट्रांजेक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे बिल्डिंग की जगह क्या हो गया? लैंड एंड बिल्डिंग। तो ठीक है सर, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट DR। ठीक है, टू बोला है ना, कहां तक लेके जाना है? 5 लाख रुपीस तक टू रिवैल्यूएशन। तो ये ट्रांजेक्शन आपने अभी अभी देखा था। अब जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो बेसिकली इसी के नियर बाई घूम रहा है, लेकिन हल्का सा फर्क है यहाँ पे। फोर्थ जो आपका ट्रांजेक्शन है वो कह रहा है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाई। यहाँ पे क्या है? बाई, और यहाँ पे क्या था? टू। तो ये डिफरेंस समझ लेना अब यहाँ पे। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज्ड बाई रुपीज 5 लाख। बुक वैल्यू कितनी है? 4 लाख। कितने से बढ़ाना है? 5 लाख रुपीज से। तो आप जो एंट्री लिखेंगे, आप लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लैंग्वेज से एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किसके ऊपर पड़ेगा बेटा? अमाउंट पे पड़ेगा। किस पे पड़ेगा? अमाउंट पे। अब यहां पे समझना, जो रिवैल्यूड प्राइस है, रिवैल्यूड प्राइस ऑफ बिल्डिंग यहां पे कितनी है? 5 लाख रुपए। और इस केस में जो रिवैल्यूड प्राइस है बेटा वो है आपकी 9 लाख रुपए। आई बात समझ में? और फर्क किससे पता चल रहा है हमें? 2 और 22 से। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ लैंड इन बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड टू रुपीज 5 लाख। 5 लाख तक बढ़ाना है, 5 लाख से बढ़ाना है। तो ये चीजें समझेंगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 5 की। अ डेटर whose due of rupees 40,000 was written off as bad debts last year paid 30,000 in full settlement। अब क्या होता है, डेटर से रिलेटेड है ना बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेशन रहता है। क्लास 11th में ऐसे भी होता है कि हाँ, एक डेटर्स होता है, एक बैड डेब्ट्स होता है, एक फर्दर बैड डेब्ट्स होता है, एक प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स होता है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी होता है। ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स के भी 2 बैलेंस होते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग। अब किसका किससे क्या रिलेशनशिप है, अगर वो आपको नहीं पता तो वो तो आपको क्लास 11th में जाके आपको सीखना पड़ेगा। हमारे रोशन सर आपको सिखा देंगे। लेकिन यहाँ पे अगर रिवैल्यूएशन में उससे रिलेटेड कुछ भी एडजस्टमेंट आते हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, और ऑल दो वो कंसेप्ट जो है वो भी आपका क्लियर यहाँ पे कर दिया जाएगा। अ डेटर whose due rupees 40,000 was written off as bad debts last year paid 30,000 in full settlement। अब बात कब हो रही है? बात हो रही है एडमिशन पे। ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर चल रहा है और आपको क्या कह रहा है, एक डेटर्स था 40,000 का जिसको आप एज ए बैड डेब्ट्स राइट ऑफ कर चुके हो। इट मीन्स आपकी बुक्स तो कुछ ही नहीं बोल रही उसके बारे में। अभी क्या किया उसने, 30,000 दे दिया फुल सेटलमेंट में। अब फुल सेटलमेंट हो चाहे कैसे ही हो, सर हमारे पास जो है ना पैसा आया है। ठीक है बेटा, कैश अकाउंट हमने कर दिया यहाँ पे डेबिट। ठीक है, ये कितना हो गया? 30,000। डन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे कुछ बढ़ाने की या कम करने की बात है क्या? नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का काम क्या है? एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करने से जो प्रॉफिट एंड लॉस आता है उसका सेटलमेंट करना, ये तो है ही है। इसके अलावा जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी लॉस, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, इनकम होते हैं वो सारे के सारे किससे एडजस्ट होते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। क्लास 11 से आप देखते आ रहे हैं, कुछ अकाउंट का सेटलमेंट कर देता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस रिकॉर्ड करते हैं उसमें, उसके बाद उसका बैलेंस चला जाता था P&L में। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुछ इनकम और एक्सपेंसेस को लेता था। क्लास 12 जैसे ही स्टार्ट हुई, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने हमें बता दिया सर, वहाँ पे भी कई सारे एडजस्टमेंट हमने किए। ये सारे क्या है? ये क्लोजिंग एंट्री
एंट्री है। ये क्या है? क्लोजिंग एंट्री। जितने भी नॉमिनल नेचर के अकाउंट है वो कहीं ना कहीं जाके क्लोज होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट खुलते हैं। कभी ट्रेडिंग, कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कभी आपका खुलता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और अभी आप क्या देख रहे हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। आगे और कई सारे अकाउंट देखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट आते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का काम क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, साथ के साथ रिकॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी लॉस प्रॉफिट्स इनकम आपके होते हैं उनको भी। तो यहाँ पे ये 30,000 रुपये जो है ना बेटा आपके लिए क्या हो गई है? कमाई हो गई है। क्या हो गई है? कमाई हो गई। तो आप यहाँ पे क्लास 11th में लिखते थे टू बैड डेब्ट्स रिकवर, यही एंट्री करते थे। आपकी एंट्री क्या होती थी? कैश टू बैड डेब्ट रिकवर। उसके बाद क्या करते थे? बैड डेब्ट रिकवर को डेबिट करते थे। क्यों? क्योंकि इनकम है ना। और ये कहाँ चली जाती थी? ये चली जाती थी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे। क्यों लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट? सर रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन में कोई P&L की जरूरत नहीं है। P&L की जरूरत पड़ेगी ईयर एंड पे जब प्रॉफिट निकालेंगे। तो यहाँ पे दोनों एंट्रियों को बेटा मैं मर्ज कर सकता हूँ, क्या आप कहोगे? बिल्कुल कर सकते हो। कैश टू रिवैल्यूएशन लिख सकते हो। लो, लिख दिया। सिंपल है, आसान है, मज़ेदार है, और चीज़ें जो हैं बारीकी से आपको पता चल रही है विद रीजन। अब चलते हैं अपन 6th ट्रांजेक्शन की तरफ। 6th जो आपका ट्रांजेक्शन है वो कह रहा है एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स हैज प्रॉमिस्ड टू पे 15,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹25,000। एक और डेटर था आपका, ठीक है, जिसको भी आप क्या कर चुके थे? एज ए बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ कर चुके थे। ठीक है, अब वो कह रहा है कि मैं 15,000 रुपये जो है ना आपको दे दूंगा फुल सेटलमेंट में। आप मांगते थे मेरे 25,000। भाई हम तो पूरा का पूरा बैड डेब्ट्स मान चुके हैं तेरा। अभी वो प्रॉमिस कर रहा है, इट मीन्स बुक्स में क्या करेंगे? हम डेटर्स नाम के एसेट्स जो है वो इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? डेटर्स को रिकॉर्ड कर देते हैं, डेटर्स अकाउंट DR। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एजम्पशन लेके चल रहा हूँ, ऑल्दो इसकी वैसे कोई एंट्री नहीं होती है, कोई किसी ने प्रॉमिस कर दिया आपसे, तो मान लो कोई लीगल फॉर्मेलिटी हो गई, आप मांगने लग गए हैं उसके कितने? 15,000। तो डेटर्स क्या है? एसेट्स है, एसेट्स को डेबिट किया, बढ़ गई टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय ₹15,000। डन। ठीक है, सिंपल है, आसान है, मजेदार है। चलो तो फिर और आगे बढ़ो। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 7, a liability for claim included in creditors for 20,000 is settled at 16,000। आपकी एक लाइबिलिटी है जो क्रेडिटर्स में कितने की है? 20,000 की, और उसको आपने निपटा दिया कितने पे? 16,000 पे। तो 16,000 पे ख़त्म कर दिया आपने। तो पूरी एंट्री कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्रेडिटर्स तो बुक्स ऑफ अकाउंट से हटाने ही पड़ेंगे, आपको पूरे ही हटाने पड़ेंगे। सर पूरे क्यों हटा रहे हो? सिर्फ 4,000 ही उठाओ ना। बताता हूँ बेटा पूरे क्यों हटा रहे हैं। सिर्फ रिवैल्यूएशन की वजह से नहीं हटा रहे हैं, ये वैसे भी हटने हैं। अब जब इनके पेमेंट की बात आई ना, तो टू कैश कितना लिख रहा हूँ मैं? कैश लिख रहा हूँ 16,000, और बाकी 4,000 जो है वो फ़ायदा हो गया, और फ़ायदा कहाँ चला जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब किसी को लग रहा है कि सर अपन तो इतनी एंट्री करते ना, क्रेडिटर्स को कम कर देते, 4,000 से क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बिल्कुल सही है, बट नई बैलेंस शीट में आपको पता होना चाहिए कि क्रेडिटर्स जो है वो हमें 0 दिखाने हैं, और 16,000 से हमें कैश भी कम कर देना। तो ये सारे इम्पैक्ट जो है प्रॉपर एंट्री करने के बाद ही आपके सामने आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि रिवैल्यूएशन का टॉपिक चल रहा है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में एसेट्स और लायबिलिटीज कम ज़्यादा करने के लिए बोलेगा, बेच भी सकता है, ठीक है, कुछ और भी कर सकता है। तो जैसे जैसे बोले वैसे वैसे आप अकाउंटिंग जो है इसकी चलाते रहें, बढ़ाते रहें। नेक्स्ट हमने ट्रांजेक्शन लिया है 8th, A computer purchased on 1st October 2020 for ₹40,000। अब देखो कंप्यूटर खरीदा है, कब खरीदा? 1st October 2020 है ना, बिल्कुल। और इसकी वैल्यू कितनी थी? इसकी वैल्यू थी 40,000। तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, और इन्होंने क्या किया? डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेज
अकाउंट, पूरा का पूरा सेम ईयर ही एज एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर दिया, तो ये तो गलत किया इन्होंने। इज टू बी ब्रॉट इनटू अकाउंट ऑन 31 मार्च 2022 चार्जिंग डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। अब आपको क्या करना है, ये काम जो है आपको सुधारना है। तो ये काम सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अब यहाँ पे आपको इसकी बेसिकली क्या करना है, आपको कंप्यूटर को रिकॉर्ड करना है बुक्स में। कंप्यूटर को आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रखा, तो कंप्यूटर को अगर मैं बुक्स में रिकॉर्ड करूं, कंप्यूटर अकाउंट, वैसे कंप्यूटर अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए, ऑफिस इक्विपमेंट्स होना चाहिए, तो चलो कोई नहीं, कंप्यूटर अकाउंट DR2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस पूरी कहानी से हमें एक ही चीज़ समझ में आती है, कंप्यूटर है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज एसेट्स रिकॉर्डेड नहीं है, तो अभी उसको रिकॉर्ड कर लीजिए भाई साहब। लेकिन करें कितने से, इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, 2 अक्टूबर 2020 में खरीदा था, इट मीन्स 2021 में, 2020-21 में हमने इस कंप्यूटर को यूज में लिया। कितने टाइम यूज में लिया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 6 महीने यूज में लिया। तो इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था वो लगना चाहिए था, रेट बता रखिए आपको 10% इंटू 6/12। तो ये जो डेप्रिसिएशन आपका आता है बेटा, ये आता है 2000। तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है, 2000। कौन से साल में, 2021 में। ठीक है, हमें 21-22 की बात करनी है, 31 मार्च 2022, मतलब लास्ट की बात करनी है। तो 2021-22 में भी सर इसको यूज में ले चुके हैं। अब 2021-22 में कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, तो यहाँ पे वो पता करते हैं किस मेथड से डेप्रिसिएशन लगाया जा रहा है। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से लगाया जा रहा है, WDV मेथड। तो अब इस एसेट की वैल्यू 2000 माइनस करने के बाद यहाँ बच जाती है 38,000, और 38,000 का 10% होता है 3,800। तो अब देखिए टोटल जो कंप्यूटर था आपका वो था 40,000 का, जिसमें से 2000 एक लेस कर दो, 3800 जो है एक हटा दो। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है 34,200। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंप्यूटर को आप रिकॉर्ड करेंगे वो करेंगे 34,200। अब यहाँ पे अननेसेसरी बच्चा दिमाग लगाने लग जाता है काफ़ी कुछ, ऐसा नहीं करना है आपको। आपका सिंपल सा काम है, कंप्यूटर की बुक वैल्यू आज की डेट में कितनी है, 34,200, जो बुक्स में नहीं दिखाया गया, तो हमने कंप्यूटर को डेबिट किया, टू रिवैल्यूएशन कर दिया और बुक में इसको रिकॉर्ड कर दिया। बढ़े आगे, 9th देखिए आप, बैड डेब्ट्स अमाउंटिंग टू ₹1500 रिटर्न ऑफ एज पर बैलेंस शीट। सन्ड्री डेटर्स कितने हैं आपके, 22,000, एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितना है, 1,000। अब समझिए, बात समझिए सर, लॉस और एक्सपेंसेस को डील करने के लिए आपने कहा अलग अलग अकाउंट आते हैं, लेकिन इन्हीं अकाउंट में से एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो आपको क्या कहता है कि कुछ स्पेशल एक्सपेंसेस है जिसके लिए हम क्या करते हैं, साइड में एक पर्स बना के रख देते हैं, पैसा निकाल के रख चुके हैं ऑलरेडी, जब जरूरत पड़े तो उस पर्स से निकाल लेना। पर्स में अगर सफिशिएंट पैसा ना हो तो आप एडजस्टमेंट एंट्री, तो आप क्लोजिंग एंट्री डालना कि उस टाइम पे जो भी एप्लीकेबल अकाउंट हो। राइट नाउ एप्लीकेबल अकाउंट कौन है, रिवैल्यूएशन। क्लोजिंग एंट्री के लिए हम किसको यूज में ले रहे हैं, रिवैल्यूएशन। बट अगर प्रोविजन ऑलरेडी है तो रिवैल्यूएशन आगे नहीं आएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट कहेगा कि प्रोविजन से काम चलाओ, पहले प्रोविजन सफिशिएंट ना होना तो मेरे पास आ जाना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं बैड डेब्ट्स कितना हुआ, 1500। ठीक है, और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ऑलरेडी कितना है आपके पास, 1000। तो अब यहाँ पे समझना, बैड डेब्ट्स होने का मतलब क्या है, डेटर्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाना। तो डेटर्स को हम कर देते हैं कम, तो टू डेटर्स अकाउंट। कितने से कम करना है डेटर्स को, सर 1500 के बैड डेब्ट्स हुए हैं, तो ये लो डेटर्स की वैल्यू हमने कम कर दी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या लिखें, अब क्या हम यहाँ पे रिवैल्यूएशन लिख दें, नहीं, सबसे पहले आएगा आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट DR। अब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बोलेगा कि साहब हमारे पास तो 1000 रुपये ही हैं और यहाँ पे कितने चाहिए, हमें 1500 चाहिए। तो बाकी 500 के लिए ये क्या करेगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट से, और रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है यहाँ पे प्रकट हो जाएगा।
और बोलेगा चलो 500 जो है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट ऑलरेडी अगर आपके पास जुगाड़ है 1000 का तो वो 1000 रुपीज़ आप दीजिए। अगर आपके पास जुगाड़ नहीं रहा तो हम तो है ही हैं, ठीक है, मैं हूं ना, ठीक है। तो वो वाली यहाँ पे सिचुएशन हो गई है। तो यहाँ पे ये एंट्री जो है आपकी आसान सी एंट्री है। समझिए चीज़ों को, क्वेश्चन कहना क्या जा रहा है, उसके बेसिस के ऊपर जो है ट्रांजैक्शन फॉर्म करते चलिए, एंट्री करते चलिए, आप बिल्कुल करेक्ट सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। ऑल डेटर्स वर कंसिडर्ड एज गुड। सम टाइम क्वेश्चन में ना ऐसी इन्फॉर्मेशन भी दी हुई होती है कि डेटर्स आपको दिए हुए हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दिए हुए हैं और नीचे बोल रहा है कि सारे के सारे डेटर्स जो है ना वो अच्छे हैं। तो जब सारे के सारे डेटर्स अच्छे हैं तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की क्या ज़रूरत है। तो जब भी ऐसी इन्फॉर्मेशन हो, इस इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, ये आपसे कह रहा है नो नीड ऑफ प्रोविजंस फॉर बैड डेट्स। तो अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बैलेंस शीट में है तो उसको बेटा हटा देना। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। लाइबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, हटा देंगे सर। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ऐसा जब भी ट्रांजैक्शन हो ये वाली एंट्री हो जाएगी। जिस भी अमाउंट से प्रोविजन जो है आपके बैलेंस शीट में दिख रहा है हट जाएगा, यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो ये कुछ ट्रांजैक्शन थे, इनके अलावा भी कई सारे टाइप के ट्रांजैक्शन और बन सकते हैं। लेकिन अगर ये आपको समझ में आ गए हैं तो आप किसी भी टाइप का ट्रांजैक्शन जो है वो आराम से हैंडल कर सकते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।